Hello friends, welcome back. I am Saurav. Once again, I am here with interesting video of chemistry. जब भी हम केमिस्ट्री की बात करेंगे मैं न्यू वीडियो लेके आऊँगा आपके साथ, शेयर करूँगा सो दैट हमारे बीच में एक लिंक बन जाए, हमारे बीच में कॉन्टैक्ट बन जाए कि आपको जो मेरे स्टूडेंट्स, जो मेरे फ्रेंड्स केमिस्ट्री से डरते हैं, जब उनको कभी फोबिया होता है, मेजॉरिटी 11th और 12th क्लास में, वो फोबिया बाहर निकल जाए। हम केमिस्ट्री को इस तरह से स्टडी करेंगे कि केमिस्ट्री ऐसा लगेगा इट्स नॉट अ सब्जेक्ट, इज़ जस्ट लाइक अ प्ले। जैसे हम कोई गेम खेलते हैं या कोई हम खेल को खेल रहे हैं, वैसा हमें केमिस्ट्री लगेगी। तो आज हम वीडियो लेके आए हैं क्लास 11th का चैप्टर 3rd। लास्ट टाइम वी हैव डिस्कस्ड एटॉमिक स्ट्रक्चर, दैट इज़ क्लास 11th चैप्टर 2nd। तो आज मैं स्टार्ट करूँगा क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट। इसी के साथ जो दूसरा पार्ट है इसका, दैट इज़ पीरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टीज़। तो ये हम नेक्स्ट टाइम कभी डिस्कस करेंगे। तो क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स का मतलब हो गया कि डिस्ट्रीब्यूशन करना, क्लासिफिकेशन करना, डिवाइड करना, कि किसी भी एलिमेंट को उसको कैटेगरीज में क्लासिफाई कर देना, अलग अलग कर देना, तो उसको बोलते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। जैसे हम देखते हैं डेली लाइफ में हमारा जो समाज है वो भी कैटेगरीज में बंटा हुआ है। जैसे आज आप देखते हो APL होता है, अबव पॉवर्टी लाइन, BPL होता है। ऐसे ही अगर आप सोशल कास्टिस के बेसिस पे देखोगे, शेड्यूल कास्ट होता है, शेड्यूल ट्राइब होता है, जनरल होता है, OBC होता है। ऐसे ही अलग अलग सेक्शंस होती हैं जिसमें क्लासीफाई किया होता है। वैसे ही हम एलिमेंट्स की बात करेंगे, एलिमेंट्स में भी क्लासिफिकेशन होती है। तो आज हम इसी के बारे में पढ़ेंगे कि एलिमेंट्स को क्लासीफाई किस तरह से किया गया होता है। तो अगर किसी ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है, वो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक का बटन जरूर दबाएं, क्योंकि आपकी मोटिवेशन, आपका एक लाइक मेरे को मोटिवेट करने के लिए बहुत होगा। तो लेट्स स्टार्ट द चैप्टर। सबसे पहले कि क्लासिफिकेशन होता क्या है, क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट है क्या है। जब भी हम कभी किसी एलिमेंट को उसकी प्रॉपर्टीज़ के बेसिस पे अलग अलग कैटेगरीज में, अलग अलग सेक्शन में डिवाइड कर दें, तो उनको बोलते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। उसको क्या बोलेंगे? क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट। ये जो मैं आपको आज टॉपिक पढ़ाऊंगा, ये 11th क्लास के लिए वीडियो लेके आया हूँ, बट ये सारा का सारा कंटेंट आपने 9th क्लास में पढ़ा हुआ है। तो ये वीडियो जो होगी 9th क्लास के स्टूडेंट के लिए भी बेनिफिशियल होगी और 11th क्लास के स्टूडेंट के लिए भी बेनिफिशियल होगी, क्योंकि दोनों के दोनों जो टॉपिक्स इसमें हैं वो दोनों क्लासेस के लिए हैं। अगर कोई 9th का बच्चा पढ़ रहा है तो उसके लिए डिटेल में हो जाएगा और उसको आगे जाके हेल्प होगी। तो नीड ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट, कि क्या ज़रूरत है क्लासीफाई करने की। ऐसा क्यों हम किसी एलिमेंट्स को, जैसे हमारे पास एलिमेंट्स हैं, उनको क्लासीफाई क्यों करना है जब हम उनकी प्रॉपर्टीज़ को याद भी रख सकते हैं। तो मैं आपको एक सिंपल सी एग्जांपल देता हूँ। लेट अस सपोज मेरी क्लास में 5 बच्चे हैं और उनकी प्रॉपर्टीज़, मतलब उनके बारे में मेरे को हर एक बात को याद रखना ईजी होगा। बिकॉज 5 बच्चे हैं, मुझे ये भी पता होगा इनके 5 का नाम क्या है, इनके फादर कहाँ से हैं, इनके फादर का नाम क्या है, इनके फादर का प्रोफेशन क्या है, वो फैमिली डिटेल भी पता होगा। तो ऐसा हम यूजुअली देखते हैं जब हमारे पास स्ट्रेंथ कम होती है, हम उस बच्चे के बारे में ज़्यादा कुछ जान सकते हैं। लेकिन अगर वही मेरे पास क्लास 100 स्टूडेंट्स की है, तो मेरे लिए हर एक बच्चे की प्रॉपर्टी को, हर एक बच्चे के बारे में सारी डिटेल को याद रखना ईजी नहीं होगा। तो मैं उनको क्लासीफाई कर दूंगा अलग अलग सेक्शन में। सेम इज द केस जब 19th सेंचुरी शुरू नहीं हुई थी, यानी कि हम बोले 18th सेंचुरी के एंड में, हमारे पास एलिमेंट्स ज़्यादा डिस्कवर नहीं हुए थे। लेकिन जैसे ही 19th सेंचुरी आई, तो जो एलिमेंट्स का नंबर था, जो डिस्कवरी हुई, लार्ज नंबर ऑफ एलिमेंट्स, वो बढ़ गए। मतलब एलिमेंट्स की जो डिस्कवरी होती गई, उससे क्या हुआ, एलिमेंट्स का नंबर बढ़ गया। अब जब एलिमेंट्स का नंबर बढ़ गया, तो अब हर एक एलिमेंट की प्रॉपर्टी को याद रखना, हर एक प्रॉपर्टी को याद रखना पॉसिबल नहीं था। क्योंकि हमारे पास जब हम इनिशियली थे तब हमारे पास नियर अबाउट 32 एलिमेंट्स थे, उसके बाद 63 हो गए। मेंडलीफ ने जो पीरियोडिक टेबल बनाया देन इट वाज 63। तो लेटर ऑन आज हमारे पास 118 है। अगर मैं बोलूं 118 एलिमेंट्स की हर एक प्रॉपर्टी को याद रखना, इट इज़ नॉट इवन पॉसिबल फॉर मी। मतलब मेरे लिए भी ये पॉसिबल नहीं है कि हर एक प्रॉपर्टी को याद रख सकूं। तो हम जब 11th क्लास के स्टूडेंट को पढ़ाएंगे, उसके लिए तो बिल्कुल न्यू है, उसके लिए ये टॉपिक बिल्कुल न्यू होगा। तो हर एक प्रॉपर्टी को वो जो है याद नहीं कर पाएगा। तो इसलिए एलिमेंट्स की क्लासिफिकेशन कर दी होती है अलग अलग ग्रुप्स में या अलग अलग सेक्शंस में, सो दैट एक ग्रुप की प्रॉपर्टी याद रखोगे, आपको सारी की सारी प्रॉपर्टी याद रखेगी। जैसे आप एक, मैं कॉमन सी एग्जांपल देता हूँ आपको स्कूल की।
हमारे पास स्कूल में लेट अस सपोज 1000 स्टूडेंट हैं। अब हर एक का मेंटल लेवल हमें पता करने के लिए हर एक का मेंटल लेवल हम याद नहीं रख सकते, तो हम क्या करते हैं, उनको क्लासेस में डिवाइड कर सकते हैं कि जिनका आईक्यू ज़्यादा होगा, जिनको अवेयरनेस ज़्यादा होगी, दैट आर इन हायर क्लासेस, और जिनकी अवेयरनेस कम होगी वो लोअर क्लासेस में आएंगे। तो इस तरह से जो एलिमेंट्स को भी क्लासीफाई किया होता है कि नीड क्या है, क्या ज़रूरत है क्लासिफिकेशन करने की। इसकी यही ज़रूरत है क्योंकि हम सारी की सारी प्रॉपर्टीज़ एलिमेंट्स की याद नहीं रख सकते, तो इनको हम अब हर एक प्रॉपर्टी को याद रखना है, तो उनके लिए हम क्या करते हैं, एलिमेंट्स को क्लासीफाई कर देते हैं इन ऑन द बेसिस ऑफ देयर प्रॉपर्टीज। तो इसलिए क्लासिफिकेशन जो थी, डिवाइड करना इसलिए जरूरी था बिकॉज हम एक ग्रुप की प्रॉपर्टी याद रखेंगे तो हमें सारा का सारा प्रॉपर्टीज पता चल जाएगी। तो हम इसको अभी स्टडी करेंगे। अब देखो क्लासिफिकेशन तो कंसेप्ट आ गया, अब क्लासिफिकेशन किस तरह की आई, तो सबसे पहले हम बात करेंगे। देखो जब भी क्लासिफिकेशन की बात आई, अलग अलग साइंटिस्ट ने अलग अलग अप्रोच दी, सबसे पहले लेवोशियर आया। जो लेवोशियर की जो क्लासिफिकेशन है दैट इज नॉट वाइड स्प्रेड, बट फिर भी आपको पता होनी चाहिए। लेवोशियर ने कंसेप्ट दे दिया कि एलिमेंट्स को क्लासीफाई कर दो मेटल्स एंड नॉन मेटल्स के बेसिस पे। मीन्स मेटल को एक कैटेगरी में रखो और नॉन मेटल को दूसरी कैटेगरी में, क्योंकि मेटल्स की प्रॉपर्टीज अलग होंगी, नॉन मेटल्स की प्रॉपर्टीज अलग होंगी, तो इनकी प्रॉपर्टीज को याद रखना पॉसिबल होगा। तो अगर एक साइड में मेरे पास लेट अस सपोज मेरे पास 100 एलिमेंट्स हैं, 50 उसमें मेटल्स हैं, 50 नॉन मेटल्स हैं, तो अगर मैं मेटल्स और नॉन मेटल्स की प्रॉपर्टी याद रख लूँ तो मैं 100 एलिमेंट्स की प्रॉपर्टी को याद रख सकता हूँ। लेकिन वो जो कंसेप्ट था वो फेल हो गया, क्योंकि कुछ मेटल्स ऐसे थे जो सिमिलर प्रॉपर्टी नहीं दिखा रहे। बिकॉज जब हम मेटल्स की, जब आप 9th क्लास में 10th क्लास में स्टडी करते हो, मेटल्स की प्रॉपर्टीज वो होती हैं, जैसे मेटल्स आर हार्ड, बट सारे के सारे मेटल हार्ड नहीं होते। आप मरकरी देखते हो, दैट इज लिक्विड इन स्टेट। मरकरी जो है, मरकरी दैट इज सिंबल Hg, 80 एटॉमिक नंबर, दैट इज इसका जो स्टेट है दैट इज लिक्विड इन स्टेट एट रूम टेम्परेचर। बट बाकी वाले जितने मेटल्स हैं वो सारे के सारे सॉलिड होते हैं, तो इसका मतलब इसको हम इस बेसिस पे नहीं क्लासीफाई कर सकते। तो सबसे पहली जो हाइपोथेसिस जो सबसे पहली थी दैट वाज प्राउस्ट का नाम था लाइनस प्राउस्ट। तो सबसे पहला जो पर्सन था दैट वाज प्राउस्ट ने क्या बोला कि हाइड्रोजन जो है वो फंडामेंटल पार्टिकल है हर एक एलिमेंट का। मतलब हाइड्रोजन जुड़ता जाएगा और नए एलिमेंट बनते जाएंगे। ये एक हाइपोथेसिस थी, इसका कोई इलेबोरेशन नहीं है, कोई इसका एक्सपेरिमेंटल प्रूफ नहीं है, जस्ट एक हाइपोथेसिस थी कि देखो जैसे डाल्टन ने बोला हर एक मैटर छोटे छोटे जो सब यूनिट का बना हुआ है और उनको उसने नाम दिया एटम, कि एटम जुड़ते जाएंगे और मैटर बनेगा। सिमिलरली प्राउस्ट ने एक हाइपोथेसिस दे दी कि जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सारे के सारे हाइड्रोजन से मिलके बने हैं। मतलब अगर मैं हीलियम की बात करूं तो उसमें 2 हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं, अगर मैं लिथियम की बात करूं उसमें 3 हाइड्रोजन। बट ये जो था इसमें यही बात करता था, ये हाइड्रोजन को रेफरेंस लेके चलता था कि जो भी एलिमेंट यूनिवर्स में एग्जिस्ट कर रहा है वो सारे के सारे हाइड्रोजन से मिलके बने हुए हैं। मीन्स अगर हाइड्रोजन मिलता जाएगा बड़े बड़े एलिमेंट बनते जाएंगे, और अगर बड़ा एलिमेंट टूटता जा रहा है वो हाइड्रोजन में कन्वर्ट होता जा रहा है। ये इसकी हाइपोथेसिस थी, बट ये लेटर ऑन फेल हो गया, ऐसा नहीं होता। उसके बाद एक कंसेप्ट आया डोबर्नियर का कंसेप्ट आपने 9th क्लास में पढ़ा होगा, बहुत ही फेमस कंसेप्ट है। इसको इस कंसेप्ट को डोबर्नियर कंसेप्ट ऑफ ट्राइड्स भी बोलते हैं। ट्राई मीन्स 3, तो एड्स मतलब सेट। इसने क्या किया डोबर्नियर ने, इसने एलिमेंट्स को क्लासीफाई किया इन सेट ऑफ 3 एलिमेंट्स। मतलब इसने क्या किया, जितने भी एलिमेंट्स थे उनके 3-3 सेट बना दिए। लेट अस सपोज मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, उसने एक सेट लिया लिथियम, सोडियम और पोटेशियम का। मतलब उसने 3 एलिमेंट ले लिए, एक लिथियम, एक सोडियम और एक पोटेशियम। डोबर्नियर क्या बोलता है, देखो जो भी मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल तक एटॉमिक नंबर का जो कंसेप्ट था वो किसी के पास नहीं था। एटॉमिक नंबर का कंसेप्ट किसी के पास नहीं था, तो सारे एटॉमिक मास को लेके चलते थे। डोबर्नियर ने बोला कि जो इसने ट्राइड्स का कंसेप्ट दिया, इसने बोला कि जब भी हम एलिमेंट्स को सेट में 3 के सेट में अरेंज करें, एलिमेंट्स को 3 के सेट में अरेंज करें तो उसको ट्राइड बोलेंगे। और इसमें क्या होता है, अरेंज इस तरह से करना है कि जो सेंटर वाला एलिमेंट है उसका मास फर्स्ट और थर्ड के एवरेज के बीच में है। मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, मेरे पास एक ट्रायड है
लिथियम, सोडियम, पोटेशियम। अब सोडियम कहता है सोडियम का जो मास होगा वो लिथियम और पोटेशियम के मास की एवरेज होगा मीन। अब लिथियम का मास होता है 7, पोटेशियम का मास होता है 39। अगर मैं 7 में 39 ऐड करता हूँ दैट इज 46 और डिवाइड कर दूँ 2 के साथ दैट इज 23। तो इसने जो कंसेप्ट दिया वो फॉलो कर रहा है। तो इसका कहने का मतलब ये हो गया कि एलिमेंट्स को अरेंज करो इन सेट ऑफ 3 का मतलब हो गया ट्राइड्स। और क्या होगा कि जो सेंटर वाला एलिमेंट होगा उसका एटॉमिक मास फर्स्ट और थर्ड की एवरेज होगा। एवरेज का मतलब होता है मीन। अब इसने एक सेट लिया लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, दूसरा भी सेट लिया इसने कैल्शियम, बेरियम, स्ट्रोंशियम, फिर क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। तो ये ऐसे कुछ ट्राइड्स थे, यहाँ पे इसका कंसेप्ट जो है वो अप्लाई हो रहा था। लेकिन लिमिटेशन इसका ये था क्योंकि जब डोबर्नियर ने कंसेप्ट दिया तब एलिमेंट्स बहुत थोड़े थे, इसलिए वो ट्राइड का सिस्टम अरेंज कर पा रहा था। लेकिन जब एलिमेंट्स ज़्यादा हो गए तो अ नंबर ऑफ ट्राइड्स चाहिए थे, तो हर एक जगह पे ट्राइड का कंसेप्ट पॉसिबल नहीं था कि जो डोबर्नियर था वो हर एलिमेंट्स को ट्राइड के मुताबिक अरेंज नहीं कर पाया। तो ये इसका लिमिटेशन बन गया। डोबर्नियर का कंसेप्ट आप देखो, मैं आपको हिंट दूंगा एक, डोबर्नियर जब भी वर्ड आए तो आपका दिमाग में आना चाहिए ट्राइड। मतलब इसने 3 का सेट बना दिया कि फर्स्ट और थर्ड का अगर मैं मास लेके सम कर दूं और उसका एवरेज ले लूं वो सेंटर वाले एलिमेंट का मास होगा। तो ये इसका सिंपल सा कंसेप्ट था। ये आपने 9th क्लास में भी स्टडी किया हुआ है। देखो मैं जो 11th में आपको ये क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट पढ़ा रहा हूँ दैट इज क्वाइट सिमिलर टू दैट द सिलेबस ऑफ 9th क्लास। एनसीईआरटी अगर आपने पढ़ी है तो आपको कोई कंफ्यूजन नहीं आएगा, बिकॉज यही सारा इलाबोरेशन है। और इसके बाद जो सेकेंड पार्ट है पीरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टीज, वहां पे इसका इम्प्लीमेंटेशन होगा। वहां पे देखिए ये 9th का टॉपिक है, उसमें एक ऐड कर दिया पीरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टी, 11th क्लास की बुक में डाल दिया। तो हुआ क्या, 9th का आपको ब्रशिंग कर दिया। 9th का जो आपने पढ़ा हुआ था, अब आप 9th से 11th में आते हैं तो 2 साल का गैप आ जाता है, मतलब 10th आपका बीच में आ जाता है, तो उसका सिलेबस बहुत ही डिफरेंट है, इसलिए उसको ब्रशिंग करते हैं हम। तो ये आपका क्लियर हो जाएगा और उसके बाद हम पीरियोडिसिटी पढ़ाएंगे। नेक्स्ट टॉपिक था न्यूलैंड। जब भी न्यूलैंड की बात आई तो उसका कंसेप्ट आता है ऑक्टेव्स। सिर्फ आपने वर्ड याद रखना है। अगर डोबर्नियर का कंसेप्ट आता है दैट इज ट्रायड्स, अगर न्यूलैंड का कंसेप्ट आता है ऑक्टेव। अब ऑक्टेव का मतलब हो गया ऑक्ट मीन 8। तो न्यूलैंड क्या करता है, कहता है जब भी आप देखो, बिल्कुल सिंपल सा कंसेप्ट है, कहता अगर आप एलिमेंट्स को अरेंज करो इन ऑर्डर ऑफ देयर इंक्रीजिंग एटॉमिक मास, मतलब अगर आप पहले एक एलिमेंट लेते हो, उसके बाद दूसरा, फिर तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा एंड सातवां, अगर आप इनको एटॉमिक मास के, मतलब इसका मास सबसे कम होना चाहिए, इसका उससे ज़्यादा, इसका उससे ज़्यादा, अगर आप इसको एटॉमिक मास के बेसिस पे इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करते हो तो कहता है हर 8वें एलिमेंट की प्रॉपर्टी सेम आ जाएगी। हर 8वें एलिमेंट की प्रॉपर्टी सेम आ जाएगी। इसको बोलते हैं न्यूलैंड कंसेप्ट ऑफ ऑक्टेव्स। ऑक्टेव मतलब हो गया 8वां। कहता है हर 8वें एलिमेंट की जो प्रॉपर्टी होगी वो बिल्कुल सेम आ जाएगी। इट वाज जस्ट सिमिलर टू द कंसेप्ट ऑफ, जैसे आप म्यूजिक को सीखने जाता है, हम स्मॉलर क्लासेस में म्यूजिक टीचर आता है, वो हमें जब म्यूजिक सिखा रहा होता है तो हमें सिखाता है सा रे गा मा पा दा नी सा। तो यही चीज यहाँ पे अप्लाई किया इसने। जैसे यहाँ पे सा रे गा मा पा दा नी सा, मतलब फिर से रिपीट होता है। देखो आप जब आप अगर किसी ने म्यूजिक सीखा हुआ है स्मॉलर क्लासेस में तो उसको पता होगा सा रे गा मा पा दा नी सा, फिर से रिपीट होता है। तो कहने का मतलब हो गया हर 8वां एलिमेंट की प्रॉपर्टी सेम होगी। देखो ये था, जब इसके बाद नी सा फिर से आएगा तो फिर से प्रॉपर्टी रिपीट हो जाएगी। तो ये बोलता है न्यूलैंड का कंसेप्ट ऑफ ऑक्टेव्स। न्यूलैंड का कंसेप्ट ऑक्टेव का यही बताता है कि जो प्रॉपर्टीज होंगी वो रिपीट होती हैं आफ्टर रेगुलर इंटरवल, मतलब हर 8वें एलिमेंट की प्रॉपर्टी सेम होगी। जैसे आप, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, आपके स्कूल में क्या होता है, हाउस सिस्टम होता है, हाउसेज होते हैं। जैसे लेट अस सपोज मैं अपने स्कूल की बात करूँ, वहाँ पे हाउसेज थे गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र एंड सरस्वती। तो वहाँ पे क्या था, 4 हाउसेज थे। तो 1 रोल नंबर लेट अस सपोज अगर गंगा है, 2 रोल नंबर का यमुना होता था, 3 का ब्रह्मपुत्र एंड 4 का अरावली या सरस्वती होता था, ऐसा होता था। तो जो 5 रोल नंबर आता था उसका फिर से रिपीट होता था गंगा, एंड 6 का यहाँ पे। तो सेम इज द केस, यहाँ पे बोल रहा है कि हर 8वें एलिमेंट की प्रॉपर्टी रिपीट होगी।
जैसे मैं आपको यहाँ पे एग्जांपल दे रहा था स्कूल में, वहाँ पे 5वें स्टूडेंट का जो हाउस होता था वो सेम आता था, लेकिन यहाँ पे क्या होता है कि हर 8वें एलिमेंट की जो प्रॉपर्टी होगी वो सेम आएगी। तो ये इसका न्यूलैंड का कंसेप्ट था, ऑक्टेव्स का। न्यूलैंड ने सिंपल सी भाषा में बोला कि जो भी प्रॉपर्टीज होंगी वो 8वें एलिमेंट की, जब आप एलिमेंट को ऑन द बेसिस ऑफ देयर एटॉमिक मास अरेंज करते हो तो 8वें एलिमेंट की प्रॉपर्टी जो होगी वो बिल्कुल सेम आएगी। तो लिमिटेशन इसका ये था, ये जो कंसेप्ट था ये सक्सेसफुल था पहले 20 एलिमेंट के लिए, मतलब अप टू कैल्शियम। पहले 20 एटॉमिक नंबर के लिए ये कंसेप्ट बिल्कुल सक्सेसफुल था। लेकिन आप जानते हैं नोबल गैस जो थी पहले डिस्कवर नहीं हुई थी, इसलिए ये बोलता है 8वें एलिमेंट की प्रॉपर्टी सेम आएगी। लेकिन जब नोबल गैस का एक और कॉलम बन गया तो ये कंसेप्ट फेल हो गया, जो इसका कंसेप्ट था, क्योंकि नोबल गैस को 18वां एलिमेंट, जो 18वां ग्रुप बनाया गया मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में, और यहाँ पे आप अगर पढ़ते हो तो यहाँ पे जो जीरो ग्रुप जिसको आप बोलते हो, जीरो ग्रुप को नाम दिया गया नोबल गैस का ग्रुप। तो ये तब नहीं था जब डिस्कवर हो गए, तो ये भी एक कन्फ्यूजन क्रिएट कर गया कि एलिमेंट की जो प्रॉपर्टी है वो रिपीट नहीं हो रही है। तो ये यहाँ पे कुछ ऐसे सर्कमस्टांसेस आ गए जहाँ से ये जो न्यूलैंड का कंसेप्ट था वहाँ पे फेल हो गया। उसके बाद आता लॉथरमेयर। लॉथरमेयर का देखो, मैंने आपको हिंट दिया, जब भी डोबर्नियर की बात आएगी ट्राइड्स, और जब आप न्यूलैंड की बात करोगे तो आपका कंसेप्ट आएगा ऑक्टेव्स। लॉथरमेयर का बात करेंगे तो एटॉमिक वॉल्यूम कर्व, एटॉमिक वॉल्यूम कर्व। सिंपल सी इसकी बात की, इसने बोला लॉथरमेयर ने क्या किया, हर एटम का मॉलिक्यूलर मास लिया, डेंसिटी ली, और वहां से वॉल्यूम निकाला। क्योंकि वॉल्यूम किसके बराबर होता है, डेंसिटी होती है मास अपॉन वॉल्यूम। अगर वॉल्यूम निकालना होगा तो वो आ जाएगा मास अपॉन डेंसिटी, मास अपॉन डेंसिटी। तो कहने का मतलब हो गया कि लॉथरमेयर बोलता है कि इसने क्या किया, एक ग्राफ बनाया किसके बीच में, एटॉमिक वॉल्यूम और एटॉमिक मास के बीच में, और इसने पाया कि जिन एलिमेंट की प्रॉपर्टी सेम है वो सेम कर्व के ऊपर आ रहे हैं। मतलब जिन एलिमेंट्स की प्रॉपर्टी सेम है वो सेम कर्व के ऊपर आएंगे। तो यहां से इसने एक ऐसा कंक्लूजन निकाला कि जब भी एलिमेंट्स की प्रॉपर्टी सेम होगी वो सेम कर्व को, सेम पोजीशन को ऑक्युपाई करेंगे कर्व में। तो ये भी एक इसका कंसेप्ट था जिसने एलिमेंट की क्लासिफिकेशन बताई। यहाँ से एक डिस्क्रिप्शन मिल गई कि एलिमेंट्स विच हैव सेम प्रॉपर्टी लाई ऑन द सेम कर्व। तो यहाँ से इसका मतलब हो गया जिनकी प्रॉपर्टी सेम होगी वो एक कर्व पे आएंगे, जिनकी प्रॉपर्टी अलग होगी वो दूसरी कर्व पे आएंगे, और जिनकी और अलग होगी वो तीसरा। ऐसे अलग अलग कर्व बनती जाएंगी जिस पे एलिमेंट्स अरेंज होते जाएंगे। तो ये था लॉथरमेयर का कंसेप्ट। इन सब कंसेप्ट को मिला के मेंडलीफ ने अपना एक पीरियोडिक टेबल बना दिया। मतलब मेंडलीफ ने मेजॉरिटी किसको यूज किया, जो न्यूलैंड का कंसेप्ट था। न्यूलैंड ने बोला कि हर 8वें एलिमेंट की प्रॉपर्टी सेम होगी। ये सिर्फ एलिमेंट की प्रॉपर्टी को एक्सप्लेन कर रहे थे, क्योंकि ये बात कर रहे थे फ्यू एलिमेंट्स की। मेंडलीफ जो था, मेंडलीफ का पूरा नाम था दिमित्री मेंडलीफ, दिमित्री मेंडलीफ। तो दिमित्री मेंडलीफ जो था उसने क्या किया, सारे के सारे एलिमेंट्स लिए, उनकी प्रॉपर्टीज को स्टडी किया, सारे के सारे एलिमेंट लिए, उनकी प्रॉपर्टीज को स्टडी किया और उनको अरेंज किया एक ट्यूबुलर फॉर्म में, उनको अरेंज किया एक ट्यूबुलर फॉर्म में इन ऑर्डर ऑफ देयर इंक्रीजिंग एटॉमिक मास। मतलब जिसका मास कम है उसको पहले रखा, जिसका मास ज़्यादा उसको उसके बाद, जिसका मास उससे ज़्यादा है उसको इस तरह से अरेंज किया, सो दैट एलिमेंट्स को अरेंज किया ऑन द बेसिस ऑफ देयर इंक्रीजिंग एटॉमिक मास। तो जब उसने एलिमेंट्स को अरेंज किया तो उसने पाया कि जब एलिमेंट्स की प्रॉपर्टी जो थी वो रिपीट हो रही थी, एलिमेंट्स की प्रॉपर्टी जो है वो रिपीट हो रही है एक पर्टिकुलर, एक रेगुलर इंटरवल के बाद, एक पर्टिकुलर टाइम के बाद प्रॉपर्टी रिपीट हो रही है। तो इसको उसने एक ट्यूबुलर फॉर्म में बता दिया जिसको बोलते हैं मॉडर्न मेंडलीफ पीरियोडिक टेबल। इसको इसको जो है मेंडलीफ पीरियोडिक टेबल भी बोलते हैं, या ओल्ड फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल भी बोलते हैं, ओल्ड फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल भी बोलते हैं और मेंडलीफ पीरियोडिक टेबल भी बोलते हैं। और मेन क्या है, आपको सिर्फ ये बात याद रखनी है, जो मेंडलीफ ने पीरियोडिक टेबल बताया, इसने जो एलिमेंट्स को अरेंज किया ऑन द बेसिस ऑफ देयर एटॉमिक मास,
एलिमेंट्स को अरेंज किया ऑन द बेसिस ऑफ देयर इंक्रीजिंग एटॉमिक मास। इसने एटॉमिक मास को प्रेफरेंस दिया इंस्टेड ऑफ एटॉमिक नंबर, बिकॉज उस टाइम पे एटॉमिक नंबर के बारे में इतना ज़्यादा डिटेल्ड इंफॉर्मेशन नहीं था। तो इसने क्या बोला, इसने वहाँ से एक पीरियोडिक लॉ दे दिया जिसको बोलते हैं मेंडलीव पीरियोडिक लॉ। वो बोलता है द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स, मतलब फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी जो है एलिमेंट की, आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ एटॉमिक मास। मतलब वो क्या है, पीरियोडिक फंक्शन। पीरियोडिक फंक्शन का मतलब हो गया रिपीट होना आफ्टर रेगुलर इंटरवल। वो रिपीट होते हैं अगर उनको एटॉमिक मास के बेसिस पे अगर आप अरेंज करते हो। ये मैं आपको थोड़ा सा इसके बाद बताता हूँ। तो मेंडलीव के टाइम पे 63 एलिमेंट्स वर नोन, मतलब सिर्फ 63 एलिमेंट उस टाइम पे पता थे। मेंडलीव का जो पीरियोडिक टेबल था उसमें 7 हॉरिजॉन्टल रोज होती हैं इस तरह से, मतलब 1 2 3 4 5 एंड 6 7 हॉरिजॉन्टल रोज थी और 8 वर्टिकल कॉलम्स थे। जो हॉरिजॉन्टल रोज है उसको पीरियड्स बोलते हैं। 8 वर्टिकल कॉलम्स थे, 8 वर्टिकल कॉलम। में आगे आपको इसका पीरियोडिक टेबल बताता हूँ। और इसके बाद जब देखो 7 इस तरह से रोज थी, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 रोज थी और 8 वर्टिकल कॉलम 1 2 एंड सो ऑन, इस तरह से 8 कॉलम थे। उसके बाद इसने बाद में जीरो ग्रुप को इंट्रोड्यूस किया। इसके बाद इसने जीरो ग्रुप को इंट्रोड्यूस किया जिससे हमें इंफॉर्मेशन, जिससे इसने एलिमेंट को अरेंज किया ऑन द बेसिस ऑफ देयर एटॉमिक मास। अब इंपॉर्टेंस क्या थी मेंडलीव पीरियोडिक टेबल की, कि मेंडलीव का पीरियोडिक टेबल इतना इंपॉर्टेंट क्यों था। देखो इसने क्या किया था, सिस्टमेटिक स्टडी की एलिमेंट्स की। सिस्टमेटिक स्टडी का मतलब हो गया एक अरेंजमेंट बनाया कि जिसका मास कम होगा उसको पहले रखो, जिसका मास ज़्यादा होगा उसको बाद में रखो। अरेंजमेंट किया एक सिस्टमेटिक पैटर्न में, मतलब एक सिस्टमेटिक पैटर्न में अरेंज किया। दूसरा नंबर, प्रिडिक्शन ऑफ न्यू एलिमेंट्स। जब मेंडलीव ने पीरियोडिक टेबल बनाया उसने दिमाग में एक चीज़ रखी कि अभी भी कुछ एलिमेंट्स ऐसे हैं जो डिस्कवर नहीं हुए हैं, तो उसने उनके लिए स्पेस खाली छोड़ दी। जैसे आप जानते हैं गैलियम, ये आपने 9th में पढ़ा होगा, गैलियम और जर्मेनियम जो थे मेंडलीव के टाइम पे डिस्कवर नहीं हुए थे, लेकिन मेंडलीव ने इनके लिए स्पेस खाली छोड़ दी और उसने बोला गैलियम की जो प्रॉपर्टी होगी दैट विल बी सिमिलर टू एल्यूमिनियम, और सिलिकॉन की जो प्रॉपर्टी होगी दैट विल बी सिमिलर टू जर्मेनियम। तो इसने उनके लिए स्पेस छोड़ दी और इन एलिमेंट्स को नाम दे दिया इक्का एल्यूमिनियम एंड इक्का जर्मेनियम, मतलब ऐसे एलिमेंट जिनकी प्रॉपर्टी सेम होगी एल्यूमिनियम और सिलिकॉन के लिए। और थर्ड था एटॉमिक मास करेक्शन ऑफ डाउटफुल एलिमेंट्स। इसने कुछ एलिमेंट्स का जो एटॉमिक मास था उसको भी करेक्ट किया मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल में। अब ये था मेंडलीव का पीरियोडिक टेबल। इसने क्या किया, 7 रोज थी, ये आ गई रो 1 2 3 4 5 6 एंड 7, और 8 इसमें ग्रुप्स थे 1 2 3 4 5 6 7 8। अब क्या था मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल में, आपको बता दूं मेंडलीव का जो पीरियोडिक टेबल था इसने क्या किया, जो फर्स्ट ग्रुप था, अब देखो इसके बाद यहाँ पे इसने नोबल गैस का ग्रुप ऐड किया जिसको हम क्या बोलते हैं, जीरो ग्रुप। अब ये जो स्पेस थी, अब देखो एल्यूमिनियम के नीचे स्पेस खाली छोड़ी हुई है और इधर टाइटेनियम के नीचे इसने स्पेस खाली छोड़ी है, तो इसका मतलब सिलिकॉन से कुछ प्रॉपर्टी सिमिलर होगी, यहाँ पे एक एलिमेंट आएगा। तो इसने नाम दे दिया इक्का सिलिकॉन, इसको नाम दे दिया इक्का सिलिकॉन। और यहाँ पे इसने बोला एल्यूमिनियम से प्रॉपर्टी सिमिलर होगी, यहाँ पे एक एलिमेंट आएगा, इसने उसको नाम दे दिया इक्का एल्यूमिनियम। तो यहाँ लेटर ऑन यहाँ पे एलिमेंट जब डिस्कवर हुए तो इनकी प्रॉपर्टीज जो थी वो सिमिलर थी, एल्यूमिनियम और सिलिकॉन थे। तो जो मेंडलीव ने प्रिडिक्ट किया हुआ था पहले ही, वो लेटर ऑन प्रूव हो गया कि ऐसा ही होगा। तो मेंडलीव का ये एक बहुत पॉजिटिव रिमार्क्स था कि मेंडलीव को इतना पता चल गया कि ये चीज़ है, ऐसी ही होगी। तो अब क्वेश्चन ये राइज करता है कि मेंडलीव का, देखो पहले हमने स्टडी किया मेंडलीव ने पीरियोडिक टेबल किस तरह से बनाया, अब उसकी एडवांटेजेस क्या थी। अब हम बात करेंगे डिसएडवांटेजेस की। देखो पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन, कहीं पे भी बात आ जाए, टिल टुडे 2020 चल रहा है, आज तक भी हाइड्रोजन की जो पोजीशन है वो स्पेसिफाई नहीं हो पाई कि वेदर द हाइड्रोजन शुड बी प्लेस्ड इन द एल्कली मेटल्स और इन हैलोजेंस, बिकॉज हाइड्रोजन एक ऐसा एलिमेंट है जिसके पास कॉन्फ़िगरेशन 1s1 है, इसके पास एक इलेक्ट्रॉन ज़्यादा भी है, एक इलेक्ट्रॉन की कमी भी है, तो इसको एल्कली मेटल में भी रख सकते हैं और हैलोजन में भी। तो ये जो था ये आज तक प्रूव नहीं कर पाए, लेकिन मेंडलीव अगर आज तक प्रूव नहीं हो पाया, इसका मतलब मेंडलीव ने भी प्रूव नहीं किया था।
तो ये इसका ड्रॉबैक बन गया, इसने पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन को नहीं एक्सप्लेन किया। दूसरा ड्रॉबैक था पोजीशन ऑफ आइसोटोप्स। अब जो आइसोटोप क्या होते थे, सबसे पहले आइसोटोप ऐसे एटम्स होते हैं जिनका एटॉमिक नंबर सेम होगा बट मास नंबर डिफरेंट। जैसे मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूं, मेरे पास नाइट्रोजन के 3 आइसोटोप्स हैं, चलो 2 की बात करते हैं। नाइट्रोजन के 2 आइसोटोप हैं, नाइट्रोजन 14, नाइट्रोजन 15। अब यहाँ पे नाइट्रोजन का मास 14 है, यहाँ पे नाइट्रोजन का मास 15 है। अब मेंडलीव कहता है एलिमेंट्स को अरेंज करो ऑन द बेसिस ऑफ देयर एटॉमिक मासेस, तो इसका मतलब इन दोनों को जो जगह है वो अलग अलग मिलनी चाहिए। देखो इनको जो पोजीशन है वो नाइट्रोजन 14 को अलग मिलनी चाहिए, नाइट्रोजन 15 को अलग मिलनी चाहिए। जैसे हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप्स हैं, प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्रीटियम, दिस वन प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्रीटियम, तो इनको भी अलग अलग पोजीशन मिलनी चाहिए। तो इसका मतलब अगर इनको पोजीशन अलग मिलनी चाहिए तो ये अलग अलग एलिमेंट्स हुए, बट ये तो सेम एलिमेंट्स हैं। तो ये भी मेंडलीव जो था एक्सप्लेन नहीं कर पाया कि जो एलिमेंट्स हैं उनके जो आइसोटोप्स हैं उनको पोजीशन एक ही देनी है या अलग अलग, लेकिन इसने पीरियोडिक टेबल में एक ही पोजीशन दी थी। लेकिन जो इसका लॉ बोलता है, जो इसका मॉडर्न जो मेंडलीव का पीरियोडिक लॉ बोलता है, वो बोलता है एटॉमिक मास के बेसिस पे अरेंज करें। अगर एटॉमिक मास के बेसिस पे अरेंज करना है तो इनको पोजीशन अलग देनी पड़ेगी। थर्ड वन है एनॉमलस पोजीशन ऑफ सम एलिमेंट, मतलब कुछ एलिमेंट्स की, एनॉमलस होता है डिफरेंट, पोजीशन ऑफ मतलब एनॉमलस हो गया एक अद्भुत, मतलब अलग ही तरह का पोजीशन निकालना। कहता कि इसने एलिमेंट्स को अरेंज कर दिया था, नो डाउट इसने एलिमेंट्स को अरेंज कर दिया था ऑन द बेसिस ऑफ देयर एटॉमिक मासेस, लेकिन फिर भी कुछ एलिमेंट्स की पोजीशन जो थी वो स्पेसिफाई, जो वो अलग ही पोजीशन दिखा रहे थे। यहाँ पे मैं एक एलिमेंट की बात कर रहा हूँ, यहाँ पे ऑर्गन है, ऑर्गन का एटॉमिक मास होता है 39.9, और अगर मैं पोटेशियम की बात करूँ उसका जो मास होता है 39.1। तो कहता है अब इन दोनों के बीच में, ऑर्गन और पोटेशियम के बीच में अब क्या होना चाहिए, पोटेशियम का जो मास है दैट इज 39.1, ऑर्गन का जो मास है दैट इज 39.9। तो कहता है क्या होना चाहिए, पोटेशियम को पहले रखना चाहिए, देन पोटेशियम को पहले रखना चाहिए और उसके बाद ऑर्गन को रखना चाहिए। लेकिन ऑर्गन को प्लेसमेंट पहले होती है, आप जानते हैं एटॉमिक नंबर 18, ऑर्गन को पहले प्लेस करना है और पोटेशियम को उसके बाद। ये भी इस चीज़ को एक्सप्लेन नहीं कर पाया कि ऐसा क्यों, क्योंकि जब ये अरेंज कर रहा था एलिमेंट्स को, इसने प्रॉपर्टीज़ को ध्यान में रखा हुआ था कि जिसकी प्रॉपर्टी सेम होगी। अब अगर मैं बात करूँ मास एटॉमिक साइज की, तो जो आर्गन का एटॉमिक साइज होगा वो बड़ा होता है, वो बड़ा होता है। दैट विल बी डिस्कस्ड इन सेकंड पार्ट ऑफ दिस चैप्टर, पीरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टीज। तो यहाँ पे जो ऑर्गन है उसको बाद में रखना चाहिए एज कम्पेयर टू पोटेशियम, लेकिन जो प्रॉपर्टीज़ हैं, अगर साइज़ की बात करूँ तो वो ऑर्गन का साइज़ बड़ा आता है। तो यहाँ पे एक कन्फ्लिक्ट आ गया कि ऑर्गन को बाद में रखिए या पहले रखें, तो ये इसकी पोजीशन को स्पेसिफाई नहीं कर पाया। दूसरा चीज़ पोजीशन ऑफ लैंथेनाइड एंड एक्टिनाइड, कि लैंथेनाइड और एक्टिनाइड को इसने पीरियोडिक टेबल में रखा ही नहीं, इसने जो है पीरियोडिक टेबल में रखा ही नहीं, क्योंकि उस टाइम पे डिस्कवर ही नहीं हुए थे इतने ज़्यादा एलिमेंट। उस टाइम पे 63 एलिमेंट थे, आज 118 है। तो ये इस चीज़ को एक्सप्लेन नहीं कर पाया। तो मेंडलीव का जो पीरियोडिक टेबल, देखो बेसिस क्या है, मेंडलीव ने एटॉमिक नंबर एलिमेंट्स को अरेंज किया ऑन द बेसिस ऑफ देयर इंक्रीजिंग एटॉमिक मास। तो यही इसका ड्रॉबैक बन गया एटॉमिक मास के बेसिस पे। अब कुछ जो थे वो आइसोटोप के केस में आ गया, कुछ हाइड्रोजन की पोजीशन नहीं स्पेसिफाई कर पाया कुछ एलिमेंट्स का। लेटर ऑन इसके जो कंसेप्ट को ओवरकम किया दैट वाज मॉसले, उसने पीरियोडिक टेबल दिया जिसको बोलते हैं मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जो है वो हम नेक्स्ट टाइम डिस्कस करेंगे, और अगर आपको इसमें कोई कंफ्यूजन होगा तो आप मेरे को क्वेरी कर सकते हैं, मैं आपकी क्वेरी को क्लियर करूंगा। अगर आपको फिर भी कोई कंफ्यूजन होगा तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, मैं आपकी क्वेरी को क्लियर कर दूंगा। और जिनको मेरी वीडियो पसंद आई वो प्लीज़ लाइक का बटन दबाएं, क्योंकि आपके लाइक करने से मेरी मोटिवेशन बढ़ेगी और मैं अगली वीडियो को और ज़्यादा इंप्रेसिव बना सकूंगा। थैंक यू।